हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोसरा ITI क्लास। आज की इस वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 का क्वेश्चन। ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। थ्योरी पढ़ने से ये अंदाज़ा नहीं मिलता है कि क्वेश्चन किस तरह से अराइज होगा, क्वेश्चन किस तरह से आएगा। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से ही बनेगा। तो जैसा कि हम बताए थे, कुछ होमवर्क भी दे दिए थे, उसको बना के लाए होंगे। ठीक है ना, बनाए होंगे या फिर नहीं बना होगा तो देख लीजिए। ठीक है ना। और जो भी इसके बाद भी क्वेश्चन देते हैं तो क्वेश्चन जब ये क्वेश्चन दे दिए तो उसको पॉज करके पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना। उसके बाद सॉल्यूशन देखने की कोशिश करें। ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ओम का नियम निर्दिष्ट करता है। ओम का नियम क्या होता है? V = IR। तो यहाँ पे V = IR होगा, I/R हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। V = IR होगा, R/I हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। V = IR, तो ये सही होगा। बाकी आगे देखे ना देखे कोई ये भी तो गलत ही है, तो ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह क्या दर्शाता है? तो जब ये मतलब किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके रंग में परिवर्तन होता है, यानी धारा का रासायनिक प्रभाव बतला रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है? रासायनिक प्रभाव। चुंबकीय ऊष्मा तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, चुंबक में चुंबक उत्पन्न होता है, प्रकाश में प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बैटरी 20 ओमेगा के प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। यदि 0.75 एम्पियर की धारा उत्पन्न हो जानी हो तो बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा? तब V क्या होता है फार्मूला? V IR। ठीक है ना। तो यहाँ I कितना है? 20 है। प्रतिरोध कितना है? 0.75 है। दोनों को गुना करेंगे तो लगभग 1500 हो जाएगा वोल्ट, 15.00। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, 15 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेंजिंग में प्रयुक्त स्पेल्टर सामान्यतः डैश डैश का बना होता है? कॉपर बेस और चांदी का मिश्र धातु। ठीक ना, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक विद्युत चालित इस्त्री यानी इलेक्ट्रिक आयरन की बेस प्लेट तली में ऊष्मा किस प्रकार वितरित की जाती है? संवहन के माध्यम से, विकिरण के माध्यम से, परिसंचरण के माध्यम से, चालन के माध्यम से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? चालन के माध्यम से। ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। एक टोस्टर का तापन एलिमेंट, आज का ये क्वेश्चन है। एक टोस्टर का तापन एलिमेंट किस डैश डैश के तार से बना होता है? ठीक है। जैसे बल्ब का एलिमेंट फिलामेंट, हीटर का फिलामेंट, इलेक्ट्रिक आयरन का, तो इस सब चीज़ का किस चीज़ का बना होता है? बल्ब का टंगस्टन, हीटर का नाइक्रोम। तो पहले समझ लेते टोस्टर क्या है। टोस्टर हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं? टोस्टर जो है एक प्रकार का हीटर ही होता है, जिसका उपयोग हम लोग ब्रेड सेकने में इसका इस्तेमाल करते हैं, पेटी सेकने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो वो भी एक प्रकार का हीटर ही है, और हीटर में नाइक्रोम का एलिमेंट यूज करते हैं। तो टोस्टर में भी क्या है? नाइक्रोम का ही एलिमेंट यूज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में नाइक्रोम है। ठीक है। इसका आंसर नाइक्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधक है? विद्युत रोधक यानी विद्युत को सप्लाई होने में बाधा, मतलब उससे विद्युत धारा सप्लाई न हो सके, विद्युत धारा का प्रवाह न हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह न हो, आवेश का प्रवाह न हो। तो क्या है? चांदी। चांदी सबसे बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल होता है, इससे बेहतर विद्युत धारा का प्रवाह होता है सब कंडक्टर के अपेक्षा। ठीक है। तांबा चांदी के अपेक्षा कम धारा का प्रवाह होता है, हालांकि तांबा भी बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल होता है और इससे बेस्ट होता है चांदी। ठीक है। प्लास्टिक जो है सो ये बिल्कुल विद्युत का कुचालक होता है, इससे धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है।
ठीक है ना। पीवीसी जो होता है ये भी एक प्लास्टिक का ही प्रकार होता है। लोहा, लोहा भी एक कंडक्टिंग मटेरियल है, इससे भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, बट एज कंपेयर टू तांबा और चांदी से बहुत कम, यहाँ तक कि एल्युमिनियम से भी कम धारा का प्रवाह होता है। इसीलिए एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम लोग एल्युमिनियम का वायर यूज करते हैं, ठीक है ना, और बीच में सिर्फ एक लोहा का वायर यूज किया जाता है। लोहा का वायर सिर्फ एक इसलिए यूज किया जाता है कि थोड़ा सा मजबूती पकड़ रहे, नहीं तो अगर अगर बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल होता तो पूरे ऑल ओवर लोहा का ही वायर यूज होता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 एम्पियर की धारा को 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित किया जाता है, तो इसका वाटेज है ना 1000 वाटेज, 10 वाटेज, 100 वाटेज और 10,000 वाटेज है, यानी पावर बराबर देखना है। तो यहाँ पे इसका सलूशन देखते हैं क्या होगा। पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज गुने करेंट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई का मान दिया हुआ है 10 एम्पियर, वोल्टेज नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम वोल्टेज बराबर निकाल लेते हैं, V बराबर I इंटू आर। तो I का मान दिया हुआ है 10 एम्पियर और R का मान दे दिया है 10 ओम। तो V बराबर क्या हो जाएगा, 10 दाहे के 100, ठीक है। तो जब वोल्टेज का मान 100 वोल्ट निकल गया तो V का मान 100 इंटू I का मान कितना है 10 एम्पियर। तो यानी पावर बराबर क्या हो जाएगा 100 गुने 10 यानी 1000 वाट हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1000 वाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 10 ओम के प्रतिरोध को एक 100 वोल्ट डीसी स्रोत से जोड़ा गया है। एक 10 ओम के प्रतिरोध को एक 100 वोल्ट डीसी स्रोत से जोड़ा गया है। इस परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। कोई परिपथ है जिसमें 10 ओम का कोई लोड रजिस्टर है, जैसे बल्ब है या फिर मोटर ही ले लिया जाए, जिसका प्रतिरोध है 10 ओम, ठीक है, और उसको सप्लाई दे रहे हैं 10 वोल्ट डीसी। चूँकि हम लोग 12 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट ही डीसी इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। और जो डीसी मोटर होती है वो 300 वोल्ट 220 वोल्ट डीसी सप्लाई देती है, ठीक है ना, डीसी जनरेटर। तो उसके थ्रू दिया जाता है कि 10 वोल्ट का डीसी दिया जा रहा है, 10 ओम का कोई लोड रजिस्टर लगा हुआ है, कोई डिवाइस लगा हुआ है जिसका प्रतिरोध का मान दे दिया है 10 ओम। तो अब इसमें क्या है कि पूछ रहा है इस परिपथ में धारा कितना एम्पियर का प्रवाह होगा। तो एम्पियर निकालना है इसमें। तो एम्पियर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओम वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आई का मान निकालना है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं इसका। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पे क्या क्या मान दे दिया है, V दे दिया है, पूछ रहा है किसका मान, I बराबर। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपन R। इस R को I को इधर रखेंगे और R को इधर, तो V अपन R हो जाएगा, ठीक है। तो I इक्वल्स टू V, वोल्टेज का मान कितना है 100 वोल्ट, ठीक है, और R का मान कितना है, रेजिस्टेंस का मान 10 ओम, कितना हो जाएगा I इक्वल्स टू 100 अपन 10, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 10 और 0 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा I बराबर 10 एम्पियर, यानी 10 एम्पियर की धारा प्रवाह होगा इस परिपथ से। तो आंसर हो जाएगा 10 एम्पियर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, एक एचपी का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर, ठीक है, वो कितने वाट्स के समतुल्य होता है, कितने वाट्स के बराबर होता है। एकदम मोस्ट VVI है ये, टेक्निकल हो या जनरल साइंस अगर पूछा जाएगा तो उसके व्यू से भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। 1 HP बराबर कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट, ऑप्शन बी, ठीक है। और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ओम का नियम
लागू किया जा सकता है किस चीज़ पे? तो इसमें ध्यान देना है, जीनर, डायोड, ट्रांसफार्मर, रिस्टकारी और प्रतिरोध। 4 ऑप्शन है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, क्योंकि ऑप्शन बदल सकता है, रटना नहीं है, ठीक है ना। तो जीनर डायोड पे कैसे मालूम चलेगा कि जीनर डायोड पे ओम्स का नियम लागू होता है या नहीं होता है? तो ओम्स का नियम जो है सो सेमीकंडक्टर मटेरियल पे लागू नहीं होता है, ठीक है ना। तो और जीनर डायोड जो होता है सो सेमीकंडक्टर से बना होता है, डायोड का ही प्रकार हो गया, ठीक है ना। जीनर डायोड, डायोड पीएन जंक्शन डायोड जो होता है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर पर भी ये ओम्स नियम लागू नहीं होता है। ओम्स नियम क्या कहता है? वोल्टेज अगर इंक्रीज होगा तो उसके समानुपाती होता है करंट, तो करंट भी इंक्रीज होता है। अगर वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होता है। और एक्चुअली ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में अगर 220 वोल्ट देते हैं और वो अगर 12 वोल्ट में परिवर्तित करती है ट्रांसफार्मर, यानी वोल्टेज को डाउन करती है, तो वहीं पे करंट को वो अप करने का काम करती है, ठीक है ना। तभी तो दोनों का पावर कांस्टेंट होता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वोल्टेज डाउन हो रहा है तो करंट अप हो रहा है। तो यहाँ ओम्स नियम का फॉलो नहीं होता है। उसका रीज़न होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में अगर टर्नों की संख्या कम देते हैं और प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या ज़्यादा देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम करते हैं तो वोल्टेज डाउन होता है। जैसा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का एग्जाम्पल ये बता रहे हैं। अगर उसमें क्या होता है कि जब ये वोल्टेज डाउन हुआ तो करंट जो होता है सो अप होता है। अप इसलिए होता है कि जब टर्नों की संख्या ज़्यादा होता है तो उसमें थिकनेस बहुत पतला होता है, तो पतला के वजह से वहाँ पे लोड करंट कम होता है। और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम होती है तो जिस वजह से वोल्टेज डाउन होता है और कम होती है, और वहाँ पे जो कॉइल का थिकनेस होता है वो मोटा होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग के, जिस कारण बस क्या होता है वहाँ पे करंट ज़्यादा होता है, लोड करंट वहाँ पे ज़्यादा सक्षम ले सकता है, ठीक है ना। इस वजह से ट्रांसफार्मर में ओम्स का नियम फॉलो नहीं होता है, वहाँ पे ओम्स का नियम फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। तो ओम्स का नियम कहता है वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा, वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा, और ट्रांसफार्मर ठीक उसके विपरीत वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिस्टकारी, रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर भी क्या होता है, उसमें डायोड इस्तेमाल होते हैं, ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं, कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं। और जानते हैं कि ट्रांसफार्मर भी ओम्स नियम का फॉलो नहीं करता है और सेमीकंडक्टर भी ओम्स के नियम का फॉलो नहीं करता है। तो डिस्टकारी भी ओम्स के नियम का फॉलो नहीं करेगा, तो यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध जो है सो ओम्स के नियम का फॉलो करता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन चेंज भी कर दे तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो हम सही आंसर चूज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, रटना नहीं है। टेक्निकल क्वेश्चन है, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है। टेक्निकल क्वेश्चन में समझना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इलेक्ट्रिक प्रेशर, विद्युत दबाव समान होता है। इलेक्ट्रिक प्रेशर एक तरह से वोल्टेज ही हो गया, विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार के इंसुलेशन कवर की मोटाई किसके मान पर डिपेंड करता है। तार जो होता है जैसे यही वायर है, ठीक ना, इसके ऊपर जो पीवीसी का वायर है, इसका कभी कभी होता है कि सिंगल वायर ही रहता है और उसका कवर जो होता है सो बहुत मोटा होता है। तो उसकी मोटाई जो है सो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। विभव अगर ज़्यादा रहेगा तो ये तार का पीवीसी की मोटाई ज़्यादा रहेगा। अगर लोड करंट ज़्यादा होगा तो तार की मोटाई ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो यानी तार इंसुलेशन की मोटाई किस पे डिपेंड करती है, विभव यानी वोल्टेज पे डिपेंड करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार की मोटाई किसके मान पे डिपेंड करती है, तार जो पीवीसी के अंदर तार का छल्ला जो होता है सो, तो उसकी मोटाई
करेंट पे डिपेंड करती है, तो इसका विद्युत धारा हो जाएगा आंसर। और ये हमेशा के लिए याद रख लीजिए, ये मोस्ट VVI है, ठीक है ना, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधक लोड में शक्ति क्षय निम्न में से किसके समानुपाती होता है, ठीक है ना, किसके समानुपाती होता है? तो धारा 1/धारा, 1/धारा का स्क्वायर, धारा का स्क्वायर। तो देखते हैं शक्ति, तो इस शक्ति बराबर क्या होता है? पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। तो क्या पावर समानुपाती धारा का हो जाएगा? नहीं, वोल्टेज को भी तोड़ेंगे। तो V इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू आर। तो यहाँ पे पावर बराबर क्या लगा सकते हैं? V इंटू आई है, तो यहाँ पे V का मान पुट कर देंगे I इंटू आर, ठीक है, इंटू आई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? P इक्वल्स टू आई का स्क्वायर इंटू आर, यानी क्या हो जाएगा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, यानी धारा का स्क्वायर के समानुपाती हो रहा है। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। डायरेक्ट ये फार्मूला से नहीं आंसर चूज करेंगे, इसमें कितना आई टर्म आ रहा है, तो यहाँ टोटल सॉल्व करने के बाद आई स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? शुरू में ही हम बताए हैं कि 1 सेकेंड में 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह हो जाए तो उसको 1 एम्पियर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 2.2 किलोवाट व 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध निकालना है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे पावर दिया हुआ है, V दिया हुआ है और प्रतिरोध निकालना है। तो पावर बराबर क्या होता है? V इंटू आई, और हमें क्या दिया हुआ है? V दिया हुआ है और प्रतिरोध निकालना है, तो V इक्वल्स टू आई आर। तो I बराबर हो जाएगा V/R। तो यहाँ पे दे देंगे क्या I का मान V/R, तो V²/R। तो यानी P बराबर V²/R वाला फार्मूला इसमें पुट करेंगे तो ये मान निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान पुट करते हैं, चलिए नीचे में मान पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले मान पुट कर देते हैं एक टर्म। तो 2.2 किलोवाट, तो 2.2 इंटू 1000 वाट इक्वल्स टू कितना वोल्ट है? 220 वोल्ट का स्क्वायर अपन में आर, ठीक। अब इसको निकालना है, तो अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? यहीं पे निकाल देते हैं। R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 220 गुने 220, ठीक है, अपन में 2.2 इंटू 1000, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल, ये दशमलव उड़ाएंगे तो एक यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल ये जीरो कैंसिल, ये 22 कैंसिल। तो क्या हो जाएगा? R बराबर सिर्फ 22 ओम बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? 22 ओम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कैमरा में इसका सॉल्यूशन लगभग कैद हो रहा है, हाँ हो रहा है कैमरा में, ठीक है ना, अच्छे से दिख रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 22 ओम। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, पावर बराबर क्या होता है? वोल्टेज गुने करेंट, ठीक है। तो यहाँ पे V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I बराबर V/R। पावर का 3 टर्म बताए हुए हैं जिसमें पावर बराबर V²/R भी होता है। वो कैसे? तो यहाँ ओम्स लॉ के नियमानुसार यहाँ पे I बराबर V/R दिए, तो V गुने V V²/R हो गया। तो ये पावर वाला फार्मूला लगाए, तो पावर का मान दे दिया है 2.2 किलोवाट। तो एक किलो बराबर होता है 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। तो इसको वाट में परिवर्तित किए, ठीक है ना। तो 2.2 इंटू 1000
वाट हो गया इक्वल्स टू वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, तो 220 का स्क्वायर हो जाएगा। अपन में आर है, आर का मान निकालना है। अब इसको मैथमेटिकली आर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर इधर आर होता है तो ये आर के जगह पे आ जाएगा, तो आर हो गया इधर, तो इक्वल्स टू 220 गुने 220 अब बट्टे में 2.2 इंटू 1000, इसको काटेंगे तो लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा आर इक्वल्स टू 22 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है। तो हम बताए हैं कि एसी परिपथ में धारा की दिशा एक दिशा से दूसरे दिशा बदलते रहती है। तो अब ऑप्शन में देखेंगे, एक दिशा में ही हो भी सकती है या नहीं भी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक दिशा से दूसरे दिशा बदलते रहेगी, हमेशा एक दिशा में होती है ऐसा नहीं है, पल से पल में बदलते रहती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इंसुलेशन पदार्थ है, इंसुलेटिंग पदार्थ है, यानी कहने का मतलब कुचालक जिससे धारा प्रवाह न हो, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह न हो। ठीक है ना, तो कॉपर, कॉपर से धारा का प्रवाह होता है। स्वर्ण, स्वर्ण सोना, इससे भी धारा का प्रवाह होता है। चांदी, इससे भी धारा का प्रवाह होता है। तो क्या हो जाएगा पेपर, पेपर इंसुलेटर है, इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 BOT इकाई निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो 1 वाट आवर है, तो 1 BOT बराबर होता है 1000 वाट आवर। तो याद रखना है 1 BOT बराबर 1000 वाट आवर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है। ठीक है ना, दर्दनाक बिजली के झटके कितना मिनिमम करंट होना चाहिए 50 मिली एम्पियर से जब ये ऊपर जाएंगे तो दर्दनाक झटका देगा, और वैसे भी इसमें सबसे ज़्यादा जो करेंट होगा वही झटका देगा। अगर यहाँ पे 1 एम्पियर ऑप्शन में दे तो इससे छोड़ के 1 एम्पियर देंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। VA किलोवाट आवर, KV किलो वोल्ट और KVA किलो वोल्ट एम्पियर। क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा जब बता रहे थे खपत ऊर्जा तो उसका यूनिट होता है या फिर किलोवाट आवर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन है हाँ, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका अभी डिस्कस किए हैं सॉल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक ना, तो इसमें इसलिए बीच में बनाते बनाते यहाँ पे आंसर जो आ गया इतना आ गया था, इस वजह से पहले ही सॉल्व कर दिए हैं। ठीक ना, पहले सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना, वीडियो बनाते वक्त ही, बट यहाँ पे कुछ एरर आ गया था, इस वजह से फिर से हम इसको सही किए हैं। तो यहाँ पे क्या है गलती वो भी हम बता देते, पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। 12 वोल्ट से 3.6 मिली एम्पियर में धारा को सीमित करने के लिए कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, प्रतिरोध पूछ रहा है। तो ओम्स लॉ के नियमानुसार V इक्वल्स टू IR होता है। ठीक, तो वही फार्मूला से निकालेंगे, तो R बराबर क्या हो जाएगा V अपन I। ठीक, तो रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज का मान 12 है और करंट का मान 3.6 मिली एम्पियर है। तो इसको हम 1 एम्पियर बराबर होता है 1000 मिली एम्पियर। ठीक है ना, तो 1 मिली एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा 0.001 एम्पियर। ठीक, तो 3.6 मिली एम्पियर बराबर 3.6 इंटू 0.001 एम्पियर हो जाएगा। तो चूंकि इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना ही है, तो क्या हो जाएगा 12 अपन 3.6 इंटू 0.001 एम्पियर। ठीक है, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12, और ये दशमलव उड़ाएंगे तो इधर 10 हो जाएगा, यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो 1000 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 12 या 36, 3 हो जाएगा, यानी 10,000 अपन 3। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 यानी 3333.33 ओम है। और यहाँ पे एरर इस वजह से आ गया था कि यहाँ पे जो ऑप्शन में है तीनों ओम में है। ठीक ना, सभी के सभी ओम में है, और इतना ऑप्शन
ऑप्शन में है ही नहीं, तो इस वजह से हम थोड़ा सा वीडियो को उससे कट कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई अलग करते हैं तो 3.3 किलो ओम हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे के छूटा हुआ है, ठीक ना। ऐसा ऑप्शन आ ही नहीं रहा, 3.3 ओम तो सॉल्यूशन में आ ही नहीं रहा, तो कहाँ से होगा इसका ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे के होना चाहिए, ठीक है ना। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा 3.03 किलो ओम होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बैटरी को 20 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। यदि 0.75 एम्पियर का करंट पैदा किया जाता है तो बैटरी का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ यानी वोल्टेज क्या होगा। तो बस V = IR, ठीक ना। ओम्स के नियमानुसार V = IR वाला फार्मूला सेट करेंगे। तो वोल्टेज पूछ रहा है और I का मान कितना दे दिया है, 0.75 एम्पियर दे दिया है, और रेजिस्टेंस का मान 20 ओम है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, V = 75 दूना 150, कितना हो जाएगा 150 और 0 10 दो पीछे है तो 15, तो क्या हो जाएगा 15 वोल्ट, ठीक है। ये हम एक बार और पीछे हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शुष्क परिस्थितियों में मानव शरीर का प्रतिरोध क्या होगा। 1000 ओम के बराबर नहीं, 10 ओम जितना कम, ये तो बहुत, ये भी नहीं होगा, 100 भी नहीं होगा, और ये होगा, ठीक है ना। इतना अगर इसको किलो ओम में है, इसको किलो ओम में बनाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 100 किलो ओम, ठीक है ना। और 100 किलो ओम होता ही है, ठीक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे अपने पास, नीचे दिए गए विकल्पों में से विद्युत विभव की सही इकाई चुनें। विद्युत विभव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का क्या होता है, मात्रक हम बताए हुए हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विभव हो या विभवांतर हो या फिर विद्युत वाहक बल हो, इस तीनों का इकाई होता है वोल्ट, ठीक है ना। तो इसका भी मात्रा क्या है, वोल्ट हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वोल्ट मीटर एसी लाइन में जोड़ा जाए तब कौन सा कनेक्शन सार्थक होगा। वोल्ट मीटर को एसी लाइन में जोड़े या फिर डीसी लाइन में जोड़े, समांतर क्रम में ही जोड़ेंगे, और एम्पियर मीटर को सीरीज में जोड़ते हैं। हम बता देते हैं, जैसे अगर हम यहाँ से पावर सप्लाई दे रहे हैं, कोई बल्ब है, ठीक है ना, कोई बल्ब है, तो अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर है अपने पास, ठीक है ना, वोल्ट मीटर है, तो इसका यहाँ पे एक टर्मिनल, यहाँ पे एक टर्मिनल, यहाँ पे कनेक्शन करके बैटरी का या पावर सप्लाई का टेस्ट करेंगे, या अगर वोल्टेज ड्रॉप देखना है तो यहाँ और यहाँ पे टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर वही एम्पियर मीटर चेक करना हो तो इस सर्किट में से ब्रेक करके एम्पियर मीटर चेक करेंगे, ठीक है ना। तो एम्पियर मीटर जो है सो सीरीज में चेक किया जाता है और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में चेक किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, समांतर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नियम डैश डैश के लिए होता है, सुरक्षा, अच्छा पावर जनरेशन, दोनों, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये नियम डैश डैश के लिए होता है, सुरक्षा के लिए होता है, अच्छा पावर जनरेशन के लिए होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के जो भी बेहतर हो सके, ठीक है ना। तो दोनों हो जाएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विद्युतीय उपकरण में किस वर्ग की आग लगती है। फर्स्ट चैप्टर का भी कुछ आंसर रिवाइज कर देते हैं। विद्युत उपकरण किस वर्ग की आग लगती है, तो ये क्लास डी प्रकार की आग होती है, तो क्लास डी, ठीक है, डी ऑप्शन, वर्ग डी प्रकार की आग। BIS का तात्पर्य क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है ना,
बराबर पूछा जाता है। ठीक, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड के अनुसार अर्थिंग तार का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ऑलवेज टाइम अर्थिंग वायर का कोड ये हरा होता है। अपने इंडियन कहीं कहीं दूसरे कलर का भी यूज होता है, जो हर लास्ट में हम बताएंगे हर कंट्री का कलर कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 10 मिलियन ओम निम्न में से किसके बराबर होता है? तो 10 एम ओमेगा इसके बराबर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम है? तो बारी बारी से एक तरह से प्रतिरोध निकाल लेंगे हर एक ऑप्शन में। क्या दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है। तो पावर बराबर होता क्या है? V इंटू आई। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है? प्रतिरोध। तो R ऐसा मान निकाल लेंगे, तो V इक्वल्स टू आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें V का मान दे रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, इसमें V इक्वल R का मान निकाल लेते हैं। तो I इक्वल्स टू V अपन R ये इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? I का मान इसमें पुट कर देते हैं, तो V इंटू V अपन R। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपन R। ठीक है ना। ये फार्मूला हम पहले भी बता चुके हैं और बार बार इसलिए बता रहे हैं कि अगर माना ये सब टर्म याद न रहे तो ओम्स लॉ और पावर का फार्मूला याद रहे तो हम कोई भी फार्मूला बना सकते हैं अपने से। ठीक है ना। तो अब पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में है, पहला ए ऑप्शन में है, तो इसमें R का मान निकाल लेते हैं। सबका R न निकालना है, तो R का मान निकालेंगे तो V स्क्वायर अपन P। तो पहला ऑप्शन का R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपन P। तो V का मान क्या है? 220 गुने 220 अपन P का मान 60। तो क्या हो जाएगा? 0 0। ठीक है, 2 तिया 6, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2। तो इधर कितना हो जाएगा? R बराबर 220 इंटू 11 अपन 3। तो इसको हम भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 3 3 3 5 15 3 6 18 3 7 21 1 3 3 9 3 इंटू 11। ठीक है, तो इसको रिजल्ट क्या आ रहा है? 3 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उतना R का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 73.3 और इधर 337। ठीक है, 3 3 3 6 7 3 10 के 0 हासिल 1 7 1 8। ठीक है, 2 डिजिट 80.63। ठीक है, ये हो जाएगा ओम। सेकेंड ऑप्शन बी का R बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपन P। तो क्या हो जाएगा? V का मान 220 इंटू 220 अपन में क्या हो जाएगा? 100। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। ठीक है, 22 इंटू 22 तक R बराबर क्या हो जाएगा? 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 4 4 4 कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 4 484 ओम। ठीक है, सी में देखते हैं। R बराबर V स्क्वायर अपन P। तो क्या हो जाएगा? 115 गुने 115 अपन में 60। तो इसको डिवाइड कर देते हैं। इधर 5 दूना 10, 1 5 तिया 15, इधर 5 इकाई 5, 5 दूना 10। ठीक है, तो इधर इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। इसके बाद डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में R इक्वल्स टू V स्क्वायर अपन P। इधर क्या हो जाएगा? 115 गुने 100। ठीक है, 115 गुने 115। ठीक है, अपन में 100।
तो इधर 5 दूना 10 0 और इधर 5 इकाई 5 और 1 5 तिया 15। इधर कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और इधर 5 इकाई 5 और 1 5 तिया 15। 13 से ठीक है, अपन में 4। तो R बराबर क्या हो जाएगा, इधर 4 चौका 16 के 6 4 चौका 16 और इधर 4 दूना 8 1 4 दूना 8, इतना ओम हो जाएगा R बराबर। ठीक है ना, इतना। और इसमें तो ज़्यादा क्या कह रहा है, सबसे कम। तो ये बी ऑप्शन तो पहला ही नहीं होगा। ठीक है, ये निकला है 80 और ये निकला है 42, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब क्या हो रहा है, इधर 115 भागा इतना, तो 115 इंटू 12 दूना 24, तो 1 दशमलव समथिंग आएगा। तो समथिंग आएगा तो 115 इंटू 1 भी करेंगे तो रिजल्ट आएगा 115, जो 42 से ज़्यादा ही होगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे कम प्रतिरोध वाला बल्ब कौन सा हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होगा, तो डी ऑप्शन 115 वोल्ट 100 वाट का बल्ब जो है उसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा घनत्व डैश डैश राशि होता है। तो ये होता है सदिश राशि। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश की चालकता अधिकतम होती है। तो आयंस की सबसे अधिकतम चालकता होती है। और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, दिष्ट धारा के मामले में, दिष्ट धारा का मतलब डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है ना, तो डीसी करंट के मामले में अब इसमें से ऑप्शन चूज करना है कौन सा सही है, उसके लायक है। तो धारा प्रत्यावर्ती दिशाओं में प्रवाहित होती है। दिष्ट धारा क्या प्रत्यावर्ती धारा की तरह बहती है। प्रत्यावर्ती धारा एक दिशा से दूसरे दिशा बदलती है, लेकिन दिष्ट धारा जो है सो एक ही दिशा में बदलते चलती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है। ऐसा है ही नहीं, एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। धारा की दिशा समय के साथ बदलती है, ऐसा भी नहीं है। धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए कितना विद्युत धारा उपयुक्त रहता है। किसी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए कितना विद्युत धारा उपयुक्त रहता है। 4 मिली एम्पियर, 9 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर। वैसे है तो 9 मिली एम्पियर, वैसे 20 मिली एम्पियर पे भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है ना, जैसे एलईडी बल्ब का रहता है 20 मिली एम्पियर धारा प्रवाह। ठीक है ना, लेकिन फिर भी 9 मिली एम्पियर ही लेके चला जाए, चूँकि एसी में 20 मिली एम्पियर खतरा हो भी सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, 2 किलो ओम का मान क्या है। 2 किलो ओम यानी 2000, 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम, तो 2 किलो ओम बराबर 2000 ओम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत उत्पन्न होती है। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो हम इलेक्ट्रिसिटी बताए हैं, 2 प्रकार की होती है। एक होती है एस्थेटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होती है डायनामिक गतिशील इलेक्ट्रिसिटी। एस्थेटिक इलेक्ट्रिसिटी कांच की छड़ और सिल्क के कपड़े से रगड़ने से उत्पन्न हुई थी, और सबसे पहले यही एस्थेटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही खोज हुआ था, जो कि थेल्स नामक वैज्ञानिक खोज किए थे, और इसका व्याख्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। ठीक है ना, और उसके बाद जो है सो फिर डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का खोज वोल्टा नामक वैज्ञानिक किए थे, और वो भी वोल्टा नामक वैज्ञानिक डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी वोल्टा नामक सेल से हुआ था। सबसे पहले सेल का ही खोज हुआ था, जो बैटरी में सेल होता है वो, यानी डीसी करंट का ही खोज हुआ था। एसी करंट का बाद में खोज हुआ था। ठीक है ना, वो टेस्ला किए थे।
डीसी करंट वो भी वोल्टा नामक वैज्ञानिक जो थे सो डीसी नाम नहीं दिए थे, बस वो एक डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का खोज किए जिसका वोल्टेज मान था 1.08 वोल्ट, मात्र उतना ही खोज किए थे। उसके बाद एडिसन आए तो उसका नामांकन किए डीसी, ये एक डीसी करंट है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सही है इसमें से? मिली एम्पियर छोटा है क्या माइक्रो एम्पियर से? नहीं, माइक्रो एम्पियर बड़ा नहीं है मिली एम्पियर से, ये है छोटा इससे, ठीक। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एम्पियर छोटा है माइक्रो एम्पियर से? नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। एम्पियर छोटा है मिली एम्पियर से? गलत है। माइक्रो एम्पियर छोटा है मिली एम्पियर से? हाँ छोटा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है 6.0 वोल्ट पर 1.2 एम्पियर की धारा लेने वाले बिजली के बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध निकालना है। वोल्टेज और करंट दिया हुआ है तो ओम्स लॉ के नियमानुसार निकल जाएगा। तो क्या होता है V = IR। तो यहाँ पे क्या निकालना है R बराबर, तो R बराबर क्या हो जाएगा V/I। तो R बराबर निकालेंगे, V का मान कितना है 6 है और I का मान कितना है 1.2 है। तो क्या हो जाएगा R बराबर 6 × 10/12, ठीक है। दशमलव उड़ेगा तो 10 आ जाएगा, 6 दूना 12, ठीक है, और 2 पंचे 10। तो क्या हो जाएगा R बराबर 5 ओम हो जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा 5 ओम, ऑप्शन बी, ठीक है। अब हम होमवर्क कुछ दे देते हैं आप लोगों के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आइएगा होमवर्क बना के, ठीक है ना। लास्ट में ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है ना। इसको बना के लाना है। नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले एक बार बता दे रहे हैं, 3 सेकेंड में किसी तार से होकर 30 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है तो तार में प्रवाहित धारा क्या होगा? धारा का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। समय दे दिया हुआ है, आवेश दे दिया है, बना के लाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 वाट के 10 बल्ब को यदि प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाए तब 1 माह 30 दिन में किलोवाट घंटों में कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत होगी? विद्युत खपत ऊर्जा हम बताए हुए हैं, फार्मूला के साथ बनाए हुए हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का चालक क्या होता है? ये शायद हम नहीं बताए हैं, ठीक ना। तो आप लोग के पास अगर जवाब हो तो जवाब दीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट हम लेक्चर में हम इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। X1 और X2 के बीच एक 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, और इस बीच में एक शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। तो अब बताना है कि इसके बीच का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। 10 ओम से ज़्यादा, 10 ओम से कम, शून्य प्रतिरोध होगा या 10 ओम होगा? तो इसका जवाब जरूर नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले बना लेना है, ठीक है ना। अगर इसका जवाब बन जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हाँ इसका ये जवाब है, 1 का ए है तो 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, इस तरह से, ताकि हमें भी ये मालूम चले कि हाँ हमारे ऑडियंस जो भी वीडियो देखते हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल्स पर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ रही है और क्वेश्चन भी बन रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोले, कोई तकलीफ़ हो इस चैनल से तो ज़रूर हमें मैसेज करें। इसी पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।